नमस्कार साथियों, रणक्षेत्र क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बालचंद तंवर आपका दोबारा से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कल किसी कारणवश हम क्लास को अपलोड नहीं कर पाए, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बाकी हमारी क्लास निरंतर चालू रहेगी, है ना। और अब हम बात करेंगे कि हमारा जो प्रकरण चल रहा था हिंदी भाषा का, किसका चल रहा था? हिंदी का। उसमें अपन ने बात की थी कि भाषा क्या होती है। भाषा के बारे में हम बात कर चुके थे, भाषा क्या होती है। उसके बाद में भाषा की विशेषताओं पे अपन ने बात की। उसके बाद फिर हमने इस प्रकरण को हिंदी से जोड़ा था। फिर इस प्रकरण को कैसे जोड़ा था? हिंदी से जोड़ा था। और हिंदी से जब हमने इस प्रकरण को जोड़ा तो मैंने आपको बताया कि हमारी हिंदी का जो हमने उद्भव पढ़ा था वो 3 दृष्टिकोण से पढ़ा था। 3 दृष्टिकोण में पहला ऐतिहासिक दृष्टिकोण, उसके बाद दूसरा भौगोलिक दृष्टिकोण और तीसरा राजनीतिक, जिसको हमने संवैधानिक दृष्टिकोण कहा था। यहाँ तक कि इससे आगे जब हम बढ़े तो हमने बात की थी कि ये जो हमारी, इससे हमने आगे बात की थी कुछ विशेष शब्दावलियों के बारे में अपन ने बात की थी। कुछ विशेष शब्दावलियों के बारे में अपन ने बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बोली क्या होती है, भाषा क्या होती है, मातृभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है और राष्ट्रभाषा क्या होती है। हमने देखा था कि बोली जो होती है वो सीमित क्षेत्र में संचार का साधन होती है। सीमित क्षेत्र मतलब, सीमित क्षेत्र से आप समझिए कि जैसे मान लो किसी, हमारे राजस्थान की हम बात करें, हमारे राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा राजस्थान की हम बात करते हैं। अब हमने देखा है कि हमारे राजस्थान में बहुत सारी जगह, जैसे ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया है, यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे एक भाषा बोली जाती है वागड़ी, एक बोली है वागड़ी। कौन सी बोली है? वागड़ी। इसके बाद में कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला जो एरिया है, इसमें एक हाड़ौती क्या बोली जाती है? हाड़ौती बोली जाती है। इधर वाला जो ये एरिया है इसमें मारवाड़ी बोली जाती है। लेकिन अगर हम बात करें पूरे राजस्थान की, ये तो सीमित, इनका क्षेत्र छोटा छोटा क्षेत्र है, इसलिए हमने इनको क्या कहा? ये सब क्या है? बोलियां। और ये बोलियां किसकी हैं? ये बोलियां हैं, अगर हम इस पूरे क्षेत्र की अगर बात करें कि इस पूरे क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, तो हमारे सामने आती है राजस्थानी। राजस्थानी क्या है? राजस्थानी एक भाषा है। राजस्थानी क्या है? एक भाषा। मैंने बताया था आपको कि बोली और भाषा में किसका फर्क होगा? क्षेत्र का। किसका अंतर पाया जाएगा? क्षेत्र का। क्योंकि देखिए, अब राजस्थानी एक भाषा है तो इसका क्षेत्र क्या है? पूरा राजस्थान। लेकिन वागड़ी एक बोली है तो इसका क्षेत्र कहाँ है? ये जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया है, ये इसका क्षेत्र है। यहाँ तक कि हमने बात की थी। और कल मैं आपके सामने 2 प्रश्न छोड़कर गया था। कल मैं आपके सामने क्या छोड़ के गया था? 2 प्रश्न छोड़कर गया था, जिसमें हम बात करें, पहले प्रश्न की हम बात करते हैं। पहले प्रश्न की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था भाषा के प्रकारों में से वो प्रश्न था। भाषा के प्रकारों में से वो प्रश्न था। देखिए, यहाँ से वो प्रश्न था। भाषा के प्रकारों में से प्रश्न था। क्या था कि जब हमने पढ़ा कि भाषा कितने प्रकार की होती है, मैंने आपको बताया था भाषा के प्रकार। और भाषा के प्रकार कितने होते हैं? तो मैंने आपको बताया था भाषा के प्रकार होते हैं 3। भाषा कितने प्रकार थे? 3। पहला जो था वो हमारी भाषा थी मौखिक। पहली कौन सी? मौखिक। दूसरा प्रकार था लिखित। और तीसरा प्रकार था सांकेतिक। तीसरा प्रकार कौन सा था? सांकेतिक। ये हमारी भाषा के प्रकार थे। इनमें ये 3 प्रकार हो गए। प्रश्न में क्या छोड़ के गया था आपके सामने? मैंने आपके सामने प्रश्न छोड़ा था कि ये जो भाषा के 3 प्रकार हैं, मैंने आपके सामने प्रश्न छोड़ा था कि ये भाषा के 3 प्रकार हैं, इनमें से सबसे सरल भाषा कौन सी है, सबसे सरल भाषा का प्रकार कौन सा है और सबसे कठिन भाषा का प्रकार कौन सा है। क्योंकि बेसिकली एक सामान्य प्रश्न बन जाता है कि भाषा के जो प्रकार है इनमें से सबसे सरल भाषा का प्रकार कौन सा है और सबसे कठिन भाषा का प्रकार कौन सा है। और मैंने आपको बताया था कि केवल सिर्फ इतना ही नहीं जानना कि सबसे सरल कौन सी है, इसका कारण भी हमें पता होना चाहिए कि भाई हम मान लो मौखिक को सबसे सरल के रूप में ले रहे हैं, या लिखित को सबसे सरल के रूप में ले रहे हैं, या सांकेतिक को सबसे कठिन के रूप में ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे का कारण हमें पता होना आवश्यक है। देखिए, अगर मैं बात करूं कि सबसे सरल, तो मौखिक भाषा जो है सबसे सरल मानी जाती है। मौखिक भाषा क्या है? सरल, सबसे सरल।
क्यों? क्यों भाई मौखिक भाषा सबसे सरल क्यों है ना? और सबसे कठिन भाषा की अगर हम बात करें तो हम सांकेतिक भाषा को जो है सबसे कठिन भाषा के रूप में हम मानते हैं। इसके पीछे का कारण जानिए। केवल इतना बताना मेरा उद्देश्य नहीं है कि सबसे जो कठिन है वो सांकेतिक है और सबसे सरल है वो मौखिक है। मेरा कहने का मतलब है कि मौखिक भाषा सबसे सरल भाषा क्यों है, इसका कारण हमें पता होना चाहिए। देखिए, मौखिक भाषा को हम सबसे सरल भाषा के रूप में ले रहे हैं, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब मौखिक भाषा में हमने सुना था कि बोलकर किसी बात को अभिव्यक्त किया जाता है और सामने वाला सुनकर उसको ग्रहण करता है। मौखिक भाषा में किसी व्यक्ति के द्वारा बोले गए जो शब्द है, जो बात है, वो सीधी स्पष्ट सामने वाले को समझ में आती है। जैसे मान लो मैंने बोला कि कोई व्यक्ति खड़ा है, मैंने उससे कहा कि अंदर आ जाइए, तो उसको समझ में आ गया उसको कहाँ आना है, उसको अंदर आना है। ये मौखिक भाषा, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो या साक्षर होना ही जरूरी नहीं है कि जो साक्षर होगा वही मौखिक भाषा का प्रयोग कर पाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जो भी बात हम बोलेंगे उसका सुनने वाले के सीधा अर्थ समझ में आ जाता है। इसलिए मौखिक भाषा क्या है, सबसे सरल भाषा है। बात समझ में आ गई कि सुनने वाले के इसका अर्थ अपने आप समझ में आ जाता है। बिल्कुल उसको ज़्यादा अगर सुनने लायक है, यदि उसको कोई सुनने से संबंधित कोई दोष नहीं है तो वो मौखिक भाषा को सुनते ही समझ जाएगा। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं तो सबसे सरल, अगर हम बात करें तो सबसे सरल भाषा हमारे सामने कौन सी हो गई, मौखिक। ये लिखित भाषा क्या है? यदि मैंने मौखिक को सबसे सरल बताया है, सांकेतिक को कठिन बताया, तो अब आप सोचोगे कि सर लिखित भाषा क्या है, लिखित भाषा क्या है? तो मैं आपको बताऊं कि लिखित भाषा सरल भी है। लिखित भाषा क्या है, सरल भी है और कठिन भी है। समझे? अब आप सोचोगे सर आप तो मजे ले रहे हो कि सरल भी है कठिन भी है, ऐसा कैसे अपन जवाब देंगे? देखिए, लिखित भाषा, हमने इसकी जो विशेषता पढ़ी थी, मैंने कहा था कि लिखित भाषा लिखकर अभिव्यक्त की जाती है और जो ग्रहण करेगा उसको पढ़कर ग्रहण करेगा। देखो, पहली बात, लिखित भाषा सरल उसके लिए है जो संबंधित भाषा के बारे में जानकारी रखता है। जैसे मान लो अपन हिंदी भाषा की बात करें तो जो व्यक्ति साक्षर है, जो हिंदी भाषा के बारे में जानता है, उसकी लिपि का उसको ज्ञान है, तो उसके लिए लिखित भाषा कैसी है, सरल है। लेकिन आप सुनिए, जैसे कुछ समय पहले जैसे हमारे दादाजी को कहीं से कोई खत आया, लेकिन उनको हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं है, हिंदी भाषा की लिपि उनको पता नहीं है, वो साक्षर नहीं है। तो फिर क्या है कि वो जो डाकिया आता है या कोई जो साक्षर व्यक्ति है जो हिंदी भाषा के बारे में ज्ञान रखता है, वो व्यक्ति से वो बोलेंगे कि भाई इसमें क्या लिखा है ये मेरे को पढ़ के बताओ। तो अब उनके लिए तो ये भाषा कैसी है, कठिन। उनके लिए तो ये भाषा कैसी है, कठिन, क्योंकि वो साक्षर नहीं है, तो उनके लिए तो ये भाषा कैसी है, कठिन। लेकिन मैं हिंदी भाषा जानता हूं तो मेरे लिए हिंदी जो लिखित है वो कैसी हो गई, सरल। अर्थात लिखित जो भाषा होती है वो सरल भी होती है और कठिन भी होती है। जो उसके बारे में जानकारी रखता है उसके लिए सरल है, और जो उसके बारे में जानकारी नहीं रखता उसके लिए वो कठिन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करें सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा को हमने सबसे कठिन भाषा के रूप में क्यों जाना, तो मैंने आपको बताया था सांकेतिक भाषा में क्या होते हैं, संकेत। सांकेतिक भाषा संकेत या इशारों की भाषा है। मैंने बताया था संकेत या इशारों की भाषा है। इसमें सबसे इसको कठिन होने का कारण, जैसे मैंने आपके सामने कहा कि ये, तो अब इसका फिक्स पता नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं, जब तक मैं बोलूंगा नहीं। क्योंकि इसमें बात किसकी करेंगे, संकेतों की बात करेंगे। तो मैंने अगर मान लो ऐसे कह दिया तो इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। सबसे पहली जो इसको सांकेतिक भाषा को सबसे कठिन बनाती है वो पहला है कि मैंने आपको बताया था कि संकेत निश्चित नहीं होते, संकेत निश्चित नहीं होते। सबसे पहली बात तो क्या है कि संकेत निश्चित नहीं होते। अब संकेत निश्चित नहीं होते का मतलब क्या है, तो संकेत निश्चित नहीं होने का मतलब आप समझिए, जैसे मान लो एक उदाहरण लेते हैं अपन, सामान्य उदाहरण, कि हम एक प्रोग्राम में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं, एक प्रोग्राम में, अच्छा नृत्य चल रहा है, अच्छा सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हम बैठे हैं। हमने प्रोग्राम में बैठे बैठे जैसे ही हमें प्रोग्राम अच्छा लगा और जैसे समाप्त हुआ हमने ताली बजाई। हमने क्या बजाई, ताली बजाई। प्रोग्राम में बैठे हैं, अच्छा लगा तो हमने क्या बजा दी, ताली बजा दी। एक जगह मैं ताली का प्रयोग कर चुका हूं। अब देखिए आप, ताली है ना, तो एक जगह तो कहां पे मैंने
जो कार्यक्रम चल रहा था, कार्यक्रम में एक जगह मैंने ताली बजाई, मेरे को अच्छा लगा। फिर दूसरी जगह हम कहीं जा रहे हैं चल रहे हैं, हमारे सामने अचानक से कोई वस्तु आ जाती है और हमारे हाथ से क्या बज जाती है, ताली बज जाती है। कोई आश्चर्यचकित कर देने वाली वस्तु, मतलब ऐसी चीज जो अपन ने या तो देखी नहीं हो, या फिर कोई डरावनी या आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज आ गई, तो वहां पे हमारी क्या बज गई, ताली बज गई। तो मैं कितनी जगह ताली बजा चुका हूं, 2 जगह बजा चुका हूं। तीसरा समझिए कि आपका एक दोस्त है और आपको उसके साथ शाम को क्या कहाँ जाना है, क्रिकेट खेलने जाना है, या कहीं कोई से अभी आपको गेम खेलने जाना है, लेकिन उसके पिताजी चाहते हैं कि वो क्रिकेट नहीं खेले, वो क्या करे, घर पे बैठ के पढ़ाई करे। तो आपने दोस्त से बात की और आपने उसको बताया कि मैं तेरी खिड़की के बाहर आकर, मैं तेरी खिड़की के पास में आके 2 बार ताली बजाऊंगा तो तू समझ जाना कि हमें कहाँ जाना है, हमें क्रिकेट खेलने जाना है। अब उन जो उसके पापा वहीं बैठे हैं, तो उसने 2 बार जैसे ही ताली बजाई तो बच्चा निकल के खेलने चला जाएगा। क्या उसके पिताजी को पता है कि वो ताली क्यों बजाई, कि उनका बच्चा ताली बजाते खेलने चला जाएगा? नहीं, ये केवल उसको संकेत केवल उसको समझ आते हैं जिसको हमने पहले उसके बारे में बताया। उस बच्चे को बताया कि मेरे को 2 बार ताली बजाने के बाद कहाँ चला जाना है, खेलने के लिए चले जाना है। इसीलिए सांकेतिक भाषा को सबसे कठिन भाषा माना जाता है। क्यों? क्योंकि संकेत निश्चित नहीं होते। ये केवल उन्हीं व्यक्तियों को पता होता है जो उस सांकेतिक भाषा के बारे में जानते हैं, या फिर जिसको पहले से हमने इस संकेत के बारे में बता रखा हो। हमने इसके कुछ उदाहरण देखे थे, क्या देखे थे, उदाहरण। जैसे मैंने आपको बताया था कि सांकेतिक भाषा है, हमने जैसे ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा विसल जो बजाई जाती है ना, वो भी क्या है, सांकेतिक भाषा है। वो संकेत से मैंने आपको बताया था कि जैसे किसी को रोकना है तो उसको ऐसे ऐसे करेगा, है ना, ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। लेकिन अब एक चीज यहाँ समझने वाली है कि जैसे गाड़ियों के द्वारा बजाया गया हॉर्न, देखो इस हॉर्न को हम कैसे ग्रहण कर रहे हैं, सुनकर। हॉर्न को कैसे ग्रहण कर रहे हैं, सुनकर ग्रहण कर रहे हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये माइलस्टोन है, इस पर जो लिखा हुआ है ना, तो ये लिखा हुआ है और इसको हम कैसे ग्रहण कर रहे हैं, पढ़कर। लिखा हुआ है, हम इसको कैसे ग्रहण कर रहे हैं, लिखा हुआ इसको कैसे ग्रहण कर रहे हैं, पढ़कर। तो मेरे को आप बताइए, क्या ये जो गाड़ियों की आवाज है जिसको हम सुनकर ग्रहण कर रहे हैं, या फिर माइलस्टोन पर लिखा हुआ ये जो संकेतक है, या ये जो माइलस्टोन पर जो लिखा हुआ है इसको हम लिखकर जो सामने वाले ने अभिव्यक्त किया और हम पढ़कर के क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या ये लिखित भाषा है या ये मौखिक भाषा है? ऐसा नहीं है। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक नोट बताता हूं कि जब तक, क्या ध्यान देना है, नोट देखना है, जब तक देखिए, जब तक किसी सार्थक ध्वनि का प्रयोग, जब तक किसी सार्थक ध्वनि का प्रयोग नहीं होता तब तक हर आवाज, या आवाज की जगह आप चेंज कर लीजिए, हर आवाज की जगह अपन ध्वनि लिख देते हैं, हर ध्वनि सांकेतिक भाषा होगी। क्या होगी? सांकेतिक भाषा होगी। हर प्रकार की ध्वनि कौन सी भाषा होगी? सांकेतिक भाषा होगी। ध्यान देना, जैसे जब तक सार्थक ध्वनि का प्रयोग, जैसे अभी मान लो मौखिक भाषा कब होगी, जब मैंने आपको बताया कि चलो खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, तो समझ में आ रहा है सार्थक है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसका अर्थ है कि भाई आपको खाना खाना है कि बैठना है, तो वो तो मौखिक हो गई। लिखित का मतलब एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि जैसे पत्र लिखा हो तो पत्र में सारी चीजें सार्थक होती है ना। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जब तक किसी सार्थक ध्वनि का प्रयोग न हो तब तक हर प्रकार की ध्वनि कैसी होगी? सांकेतिक।
चाहे वो गाड़ियों का हॉर्न ही क्यों ना हो, या ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो विसिल का प्रयोग किया जाता है वही क्यों न हो, या फिर किसी संकेतक पर लिखा हुआ कोई भी संकेत ही क्यों न हो, ये हर प्रकार की भाषा कैसी होगी, सांकेतिक। तो बात समझ में आ गई कि सबसे सरल भाषा होगी तो वो होगी मौखिक भाषा, और सबसे कठिन भाषा होगी तो वो कौन सी होगी, सांकेतिक भाषा। और लिखित भाषा मैंने आपको बताया सरल भी होगी और कठिन भी होगी, जो उसको जानते हैं उनके लिए सरल होगी, और जिनको उसकी लिपि का ज्ञान नहीं है वो उनके लिए क्या होगी, उनके लिए कठिन होगी। यहां तक की बात, ये तो रहा हमारा पहले सवाल का जवाब, है ना। अब दूसरा सवाल मैं आपके सामने छोड़ के गया था। अपन ने बात की थी कि राष्ट्रभाषा, क्या बात की थी, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा कैसे कहते हैं कि देश की अधिकांश जनता द्वारा प्रयोग में लाई गई भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। देश की अधिकांश मतलब ज्यादातर जनता के द्वारा जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है उसको कौन सी भाषा कहेंगे, उसको राष्ट्रभाषा कहेंगे। फिर मैंने आपके लिए सवाल छोड़ा था, क्या छोड़ा था सवाल, ये कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है। तो ध्यान रखना, ऐसी कोई भी भाषा वर्तमान में नहीं है जिसको अधिकांश देश की जनता प्रयोग में लाती हो। अर्थात भारत की, देखो एक नॉर्मल क्राइटेरिया बताता हूं मैं आपको कि राष्ट्रभाषा होने का नॉर्मल क्राइटेरिया क्या होता है कि उस भाषा को समझने वालों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3/4, अर्थात 75% लोग उस भाषा को कैसे होने चाहिए, समझने वाले चाहिए, और लगभग 2/3 लोग जो हैं उसको प्रयोग करने वाले होने चाहिए, है ना। जब तक 2/3 लोग इसको प्रयोग करने वाले होने चाहिए, अर्थात अभी वर्तमान में भारत में ऐसी कोई भी भाषा नहीं है जिसको समझने वालों की संख्या 3/4 हो और जिसको प्रयोग में लाने वालों की संख्या 2/3 हो। इसीलिए एक नोट याद रखना, इसीलिए तो इस सवाल का उत्तर आपको समझ में आ गया कि ऐसी कोई भाषा नहीं, मतलब भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, और न ही भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म है। तो आप नोट लगा लो, ये भी लिख लो, ये भी आप लिख लीजिए। नोट या विशेष तथ्य में आप लिख लीजिए, भारत की न तो राष्ट्रभाषा है, भारत की न तो राष्ट्र भाषा है तथा न ही कोई राष्ट्रीय धर्म है। भारत की न तो कोई राष्ट्रभाषा है तथा न ही कोई राष्ट्र धर्म है। इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि हमारा भारत कैसा है, हमारा भारत धर्म निरपेक्ष है, मतलब यहाँ पे एक धर्म विशेष, कोई एक ऐसा धर्म विशेष नहीं है जिसका बाहुल्य हो। हमारा भारत कैसा है, धर्म निरपेक्ष, मतलब यहाँ पर कोई एक विशेष धर्म को राष्ट्र धर्म का दर्जा तथा कोई विशेष भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हमारी हिंदी को, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि हमारी हिंदी को कहाँ विशेष वरीयता दी गई है, तो हमारी हिंदी को राजभाषा के रूप में वरीयता दी गई है। इसीलिए हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। इसमें से भी आपको, इस शब्दावली में से भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और ये केवल ये ऐसी शब्दावली है, इसमें से आपको कहीं भी प्रश्न पूछा जा सकता है ना। यहां तक कि अपनी बात कंप्लीट हो गई थी, है ना। अब यहां तक की बात अपनी कंप्लीट हो गई थी। अब देखिए, अब हमने भाषा के बारे में अपनी बात पूरी कंप्लीट कर ली थी, भाषा के बारे में अपन ने अपनी पूरी बात कंप्लीट कर ली। अब जो अपना टॉपिक चल रहा था भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय, इसमें अपन ने भाषा के सामान्य परिचय के बारे में जान लिया। अब हम बात करेंगे व्याकरण के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, व्याकरण के बारे में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे व्याकरण के बारे में। देखिए, व्याकरण के बारे में अब हम बात करेंगे। तो
इसके बारे में भी हमें मोटी मोटी बात ध्यान रखनी है। जैसे अपने भाषा के बारे में जाना कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका किस किस प्रकार से, उसकी क्या विशेषता है, उसको सीखने के लिए क्या चाहिए, वैसे हमें व्याकरण के बारे में ध्यान रखना है। इसमें भी जो बेसिक प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको बताते चलूंगा कि कहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, कहाँ पे प्रश्न अपने को ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले बात करें तो हम बात करते हैं कि ये जो व्याकरण है, इस व्याकरण में से पहला प्रश्न जो बनता है, इस व्याकरण में से अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो इसमें बनता है इसके शाब्दिक विच्छेद के बारे में। पहला प्रश्न किसके बारे में बनता है? शाब्दिक विच्छेद, शाब्दिक विच्छेद के बारे में। आपसे कोई पूछ ले कि ये जो व्याकरण शब्द है, कौन सा शब्द है? ये जो व्याकरण शब्द है, इसका शाब्दिक विच्छेद क्या होगा? मतलब इस शब्द का जो अपन विच्छेद का मतलब होता है टुकड़ा, विच्छेद का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। किसका? शब्द का, इस व्याकरण शब्द का। तो हमें बताना है कि व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद क्या होता है? कि व्याकरण वी धन आ धन करण का योग है। आपसे कोई पूछे कि व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद क्या होगा, तो आप उसको बताना कि व्याकरण वी आ और करण, वी धन आ धन करण, इसका योग है। ये छोटी छोटी परीक्षाओं में छोटी छोटी बातें पूछी जा सकती है, जैसे बीएसटीसी हुआ, पीटीटी हुआ, यहाँ तक कि रीट हुआ, यहाँ तक कि एसआई जैसे, पटवारी जैसे परीक्षाओं में भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शाब्दिक विच्छेद क्या होगा व्याकरण का? तो वी धन आ धन करण, ये व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद होगा। अब बात करें इसका, इसी से जो दूसरा सवाल बनता है, इसके शाब्दिक विच्छेद के बारे में अपन ने देख लिया। अब इससे जो दूसरा सवाल बनता है वो बनता है इसका शाब्दिक अर्थ। किससे बनता है? इसका शाब्दिक अर्थ। देखिए, ध्यान से देखना है, चीजें केवल कैसे बदलती है। आपसे पूछा कि व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद क्या होगा, तो हम बताएंगे कि व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद होगा वी धन आ धन करण, ये व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद हो गया। अब आपसे पूछे कि व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, भाई व्याकरण का ये जो व्याकरण है, इसका एक शब्द में अर्थ, अगर हम शब्द में अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं, अपने को ध्यान रखना है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना, या फिर अपन कह सकते हैं भली भांति समझना, या फिर अपन कह सकते हैं अच्छे प्रकार से समझना, अच्छे प्रकार से समझना। आगे बात समझ में। अपन से पूछे कि व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद क्या, तो व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद हमारे सामने है वी आ और करण, तथा व्याकरण का शाब्दिक अर्थ की अगर अपन बात करें, व्याकरण की किसकी बात करें? व्याकरण के शाब्दिक अर्थ की अपन बात करें तो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। किसी भी चीज को भली प्रकार से समझना, अच्छे तरीके से समझना, वो क्या है? व्याकरण है। अब देखो, दो प्रश्न इससे बन गए कि व्याकरण का शाब्दिक अर्थ अपने समझ में आ गया, क्या होता है? भली बात से समझना या अच्छे प्रकार से समझना, और दूसरा इसका जो शाब्दिक विच्छेद है वो हमारा समझ में आ गया, वो क्या है? वी धन आ धन करण, ये तीन जो वर्ण है इनका योग है वी धन आ धन करण का योग कौन सा है? हमारा व्याकरण है। अब देखिए, अब अगर हम बात करें, अब अगला इसमें जो प्रश्न बनने की संभावना रहती है वो इसकी परिभाषा के संदर्भ में। हमें पता तो होना चाहिए कि भाई व्याकरण क्या होता है, इसका अर्थ अगर हमें हमारे समझ में आ गया कि भली प्रकार से समझना, लेकिन वास्तव में अगर इसकी परिभाषा की हम बात करें, इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो हमें दो तीन चीजें देखनी है। देखो, परिभाषा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि व्याकरण क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्याकरण, आप ऐसे समझिए कि व्याकरण क्या है? व्याकरण ये जो व्याकरण है, ये व्याकरण एक ग्रंथ है। क्या है? एक ग्रंथ है, या हम इसको कह सकते हैं ये एक कृति है, या कह सकते हैं ये एक रचना है, या और कह सकते हैं ये एक संस्करण है, या फिर और कह सकते हैं ये एक विधा है।
ध्यान रखिए, जब मैंने आपको क्लास स्टार्ट हुई थी तब उसी दिन पहले दिन बताया था कि आजकल वो जमाने गए जब चांद और सूरज के पर्यायवाची पूछे जाते हैं, रात और दिन के पर्यायवाची पूछे जाते हैं। आजकल वो ट्रेंड खत्म हो गया। अब देखिए, ग्रंथ कह सकते हैं, उसी को कृति कह सकते हैं, रचना कह सकते हैं, संस्करण कह सकते हैं, विधा, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? रचना या ग्रंथ के पर्यायवाची हैं। अर्थात मैंने क्या कहा कि व्याकरण को हम क्या कह सकते हैं? व्याकरण एक ऐसे ग्रंथ है, एक ऐसी कृति है, एक ऐसी रचना है, या एक ऐसा संस्करण है, या एक ऐसी विधा है जो हमें तीन चीजों का ज्ञान कराती है। जो हमें कितनी चीजों का ज्ञान कराती है? जो हमें तीन चीजों का ज्ञान कराती है। क्या है वो तीन चीजें? तो देखना, हम अगर बात करें तो भाई वो तीन चीजें क्या हैं? तो वो तीन चीजें हैं शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, और तीसरी चीज है शुद्ध प्रयोग। देखिए कितनी चीजें हो गई? तीन चीजें, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग। मैंने क्या कहा कि व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है, व्याकरण एक ऐसी कृति है, व्याकरण एक ऐसी रचना है या संस्करण है या एक विधा है जो हमें कितने चीजों का? तीन चीजों का ज्ञान कराती है। और वो तीन चीजें कौन कौन सी? पहली शुद्ध उच्चारण, पहली कौन सी? पहली शुद्ध उच्चारण, दूसरी शुद्ध लेखन और तीसरा शुद्ध प्रयोग। इन तीनों चीजों का ज्ञान कराने वाली ग्रंथ, कृति, रचना, संस्करण या विधा को क्या कहते हैं? हम इस विधा को ही व्याकरण कहते हैं। आगे बात समझ में? तो हम इसकी परिभाषा लिख लें। बात समझ में आ गई कि व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है, कृति है, रचना है, संस्करण है या फिर विधा है जो हमें कितनी चीजों का ज्ञान कराती है? तीन चीजों का ज्ञान कराती है। किन किन चीजों का? तीन। और वो तीन कौन कौन सी है? शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग। इनका अगर जो ज्ञान कराने वाली पुस्तक है, उस पुस्तक, उस ग्रंथ का नाम क्या है? व्याकरण है। आगे बात समझ में? देखिए इसको लिख लेते अपन परिभाषा की शब्दावली में अगर बात करें तो। देखिए तो मैं यहां लिख रहा हूं कि वह ग्रंथ, थोड़ा ही पारिभाषिक शब्दावली लिखेंगे अपन, वह ग्रंथ या कृति या रचना या और क्या कह सकते हैं? संस्करण या विधा, विधा या इसको अपन कह सकते हैं पुस्तक। और क्या कह सकते हैं? पुस्तक। तो क्या क्या लिखा अपन ने? वह ग्रंथ, वह ग्रंथ, कृति, रचना, संस्करण, विधा या पुस्तक जो हमें शुद्ध उच्चारण, जो हमें शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन तथा शुद्ध प्रयोग, शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध प्रयोग शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग, शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध प्रयोग। क्या हो गया इसमें? हाँ, शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराती है, उसे क्या कहते हैं? उसे व्याकरण कहते हैं। उसे व्याकरण कहते हैं। बात समझ में आ गई?
तो हमने ये देखो, हमने जो समझा है उसी को लिखा है, जो हमने समझा है उसी को लिखा है। मैंने आपको क्या समझाया था कि व्याकरण क्या है? व्याकरण एक ग्रंथ है, एक कृति है, रचना है, संस्करण है, एक विधा है, या एक क्या है? पुस्तक, या एक पुस्तक है जो हमें कितनी चीजों का ज्ञान कराती है? जो हमें 3 चीजों का ज्ञान कराती है। कौन सी? शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन तथा शुद्ध प्रयोग। उसी को हमने क्या कहा था? व्याकरण। और उसी को हमने क्या लिखा पारिभाषिक शब्दावली में कि व्याकरण वह ग्रंथ है, कृति है, रचना है, संस्करण है, विधा है और पुस्तक है जो हमें किसका? ये सब एक ही के पर्यायवाची हैं, ये सब एक ही के पर्यायवाची हैं। जो हमें शुद्ध उच्चारण, कितनी चीजें? 3। जो हमें शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराती है, उसे क्या कहते हैं? उसे व्याकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे व्याकरण कहते हैं। ये बेसिक, ये जो 3 सवाल हैं ये बेसिक बनते हैं। इसमें भी ध्यान रखना कि इसका शाब्दिक विच्छेद बहुत पूछा जाता है और इसका अर्थ भी कभी कभी पूछ लेता है। तो अगर अपन से पूछे कि व्याकरण क्या है, तो व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद क्या है? तो वी, आ और करण, वी धन आ धन करण, ये इसका शाब्दिक विच्छेद है। तथा शाब्दिक अर्थ की बात करें तो भली बात ही समझना है, अच्छे प्रकार से समझना। अब हमने परिभाषा की बात की कि क्या समझना कि वह ग्रंथ, कृति, रचना, संस्करण, विधा या पुस्तक जो हमें कितनी चीजें? 3 चीजों का ज्ञान कराती है। शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराती है, उसको क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। यहां तक की ये बात अपने कंप्लीट हो गई। और अगर हम बात करें आगे, अगर हम आगे बात करें तो देखिए, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो एक और लिख लो कि ये क्या है। एक और अगर अपन बात करें तो हम बात कर रहे थे, तो ये अपन कह सकते हैं कि भाई ये एक पुस्तक ग्रंथ है, तो एक साधन भी, माध्यम भी है भाई, जिसके पता चल रहा है ना हमें शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान किसी के द्वारा पता चल रहा है, तो वो क्या? एक माध्यम भी है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि व्याकरण क्या है? व्याकरण क्या है? साधन है। व्याकरण क्या है? साधन है। या फिर व्याकरण क्या है? माध्यम है। व्याकरण साधन या माध्यम है, ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। तो अपन से मान लो कभी पूछ ले, वैसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले कि भाई व्याकरण क्या है, तो हमें ध्यान रखना है व्याकरण क्या है? व्याकरण एक साधन है, एक माध्यम भी है। ये बात समझ में आ गई। अब मैंने क्या कहा कि ये जो व्याकरण है, ये जो व्याकरण है, एक बेसिक प्रश्न बनता है इस व्याकरण से। बेसिक प्रश्न क्या बनता है कि इस व्याकरण के कुछ अंग हैं। व्याकरण के क्या है? कुछ अंग हैं। ये अपन देख लेते हैं कि जो व्याकरण है और इस व्याकरण के कितने अंग हैं? इसके 3 अंग हैं। अगर अपन से पूछे कि व्याकरण के अंग कितने हैं, अपन से पूछ ले कि व्याकरण के अंग कितने हैं, तो आपको बताना है कि व्याकरण के कितने अंग हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं। व्याकरण के कितने अंग हैं? तो व्याकरण के, मैं लिख देता हूं, व्याकरण के कितने है ना, यहाँ लिखते हैं व्याकरण के 3 या व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग, व्याकरण के अंग, अगर आपसे पूछे कि व्याकरण के अंग कितने हैं, तो अपने को बताना है व्याकरण के कितने अंग है? 3। व्याकरण के कितने अंग हैं? और 3। और वो 3 कौन कौन से हैं? वो 3 कौन कौन से हैं? तो अपने को ध्यान रखने हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, और तीसरा वाक्य विचार। वाक्य विचार, ये व्याकरण के क्या हैं? ये व्याकरण के 3 अंग हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये व्याकरण के क्या हैं? ये व्याकरण के 3 अंग हैं।
आपसे कोई पूछ ले बेसिकली कि व्याकरण के अंग कितने हैं, तो व्याकरण के कितने अंग हैं, 3 अंग। और इन तीन ही अंगों में हमारी जो पूरी हिंदी भाषा की जो व्याकरण है वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण विचार, फिर शब्द विचार और फिर वाक्य विचार, इनके बारे में हम उसमें बात करेंगे। तो व्याकरण के आपसे पूछ ले कि अंग कितने, तो व्याकरण के कितने अंग बताने हैं, 3 अंग बताने हैं। और 3 अंग कौन कौन से, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये व्याकरण के क्या हैं, ये व्याकरण के 3 अंग माने जाते हैं। अब ध्यान रखना, अब हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, वर्ण विचार के बारे में। फिर हम वर्ण विचार के बाद किससे के बारे में बात करेंगे, शब्द विचार के बारे में। और फिर उसके बाद में हमारा अंतिम जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, वाक्य विचार। और ये तीनों, मैं इनको तीनों को आपको एक दूसरे से, पूरी हिंदी व्याकरण को मैं आपको एक दूसरे से कोरिलेट करके बताऊंगा, क्योंकि हिंदी भाषा में किसी भी जो कोई भी टॉपिक है, हिंदी भाषा में किसी भी टॉपिक का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये मैं आपको एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब हमने देखा, आज हमने बात की कि व्याकरण किसे कहेंगे। तो व्याकरण के सबसे पहले अपन ने बात की कि इसका शाब्दिक विच्छेद क्या होगा। तो हमने कहा कि व्याकरण का विधन आधन करण से मिलकर व्याकरण बना है। फिर हमने बात की कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो हमने बताया कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भली भांति समझना या अच्छे प्रकार से समझना, यह अपन ने अब बात करी। फिर उसके बाद हमने परिभाषा की शब्दावली में बात की। तो मैंने आपको बताया कि व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है, एक रचना, एक कृति है जो हमें 3 चीजों का ज्ञान कराती है, शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन तथा शुद्ध प्रयोग, इन 3 चीजों का ज्ञान कराती है। उसको उस ग्रंथ को, उस कृति को, उस रचना, उस विधा को क्या आपने क्या कहा है, व्याकरण कहा है। फिर अगला प्रश्न बनता है कि व्याकरण के अंग कितने हैं। तो हमें ध्यान रखना है व्याकरण के कितने अंग हैं, 3, जिसमें पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा कौन सा, तीसरा वाक्य विचार। ये यहां तक की अपन ने बात की। और अब हम कल जो हमारा अगला बिंदु रहेगा, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो हमारा पहला रहने वाला है वर्ण विचार। इसमें हम वर्णों के बारे में जानकारी लेंगे। ये वर्ण विचार हमारा कल का बिंदु रहेगा। इसी के साथ साथ हमारी आज की जो कक्षा है इसको हम यहीं विराम देंगे, है ना। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए और बार बार देखिए। किसी वीडियो को जैसे आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको इतनी बार रिवीजन करा देता हूं, अगर आप इसको अच्छे से बार बार देखते हो तो आपको ज़्यादा याद करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने कहा है कि रटना तो है ही नहीं, हमें क्या करना है, हमें केवल समझना है। इसीलिए देखते रहिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए और अपने जो रणक्षेत्र एजुकेशन क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, तथा अपने कोई भी अगर आपका डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में रखिए, मैं आपको उसका एक निश्चित जवाब दूंगा। धन्यवाद।